ओके हेलो एवरीबॉडी। अगला लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बोर मॉडल के बारे में बात की थी। ओके, उससे रिलेटेड डेरिवेशंस और उसकी सक्सेस और फेलियर। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड और है विच इज़ कॉल्ड द करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। ये केवल उससे रिलेटेड नहीं है बोर मॉडल से, ये ओल्ड क्वांटम थ्योरी के दिनों में एक वन ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल्स था क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ बढ़ने में। ओके बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स हम कहें अगर वेरी रफली इट अप्लाइज टू लार्ज सिस्टम्स। ओके, और क्वांटम मैकेनिक्स जब सिस्टम का साइज छोटा हो जाता है तो आपको क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजल्ट आपके वैलिड नहीं रहते हैं, आपको क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करनी पड़ती है। तो सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिक्स। मुझे थोड़ा इसे और क्लियर करना चाहिए, इस लार्ज और स्मॉल का क्या सेंस है। एक्चुअली प्रॉपर जो कंपैरिजन का जो वो है, किस चीज़ से आप कंपेयर करेंगे, वो है प्लैंक कांस्टेंट एच। आपके सिस्टम का जो एक्शन है अगर वो एच के ऑर्डर का है तो तब तो आपको सिस्टम में क्वांटम मैकेनिक्स ही अप्लाई करनी पड़ेगी, उस समय किसी क्लासिकल मैकेनिक्स फेल्स देयर। बट अदरवाइज अगर आपके सिस्टम का एक्शन 10 पावर 20 टाइम्स एच और समथिंग लाइक दैट, तो फिर आप क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करके वहाँ रिजल्ट निकालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो रिजल्ट और क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजल्ट में कोई अंतर नहीं होगा। सो दिस ओके। तो करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल बेसिकली इसी चीज़ को उसको उसमें एक्सप्रेस करता है। थिंक ऑफ इट दिस वे से, जब तक क्वांटम आइडियाज़ का जन्म भी नहीं था, 1900 से पहले प्लैंक का आइडिया पहला क्वांटम आइडिया कहा जाता है, तो उससे पहले जो सिस्टम्स थे उन पे फिजिक्स अप्लाई करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स जिसे हम कहते हैं वो तो अप्लाई कर ही रहे थे, और वो अच्छे रिजल्ट्स भी देती है। आप एक पत्थर थ्रो करते हैं तो आपको पता है उसका मोशन अंडर ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, तो आपको इनिशियल कंडीशंस पता है, तो बाद में आप उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं कहाँ पे होगा वगैरह वगैरह। तो क्लासिकल मैकेनिक्स रूल्स ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स वर्क वेरी गुड इन एवरीडे लाइफ। लेकिन जब ऑब्जेक्ट, अगर मैं स्मॉलनेस कहूँगा, स्मॉलनेस का आप हमेशा मतलब ये समझिए टेक्निकल, कई बार हम सिंपली बोल सकते हैं जब चीज़ें छोटी हो गई, तो आई विल कंटिन्यू यूजिंग दिस टर्मिनोलॉजी। तो जब हम एटॉमिक डायमेंशंस में पहुंच गए तो फिर क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करके ही हमें सही रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बट क्लासिकल मैकेनिक्स मस्ट बी कंटेन्ड एज सम काइंड ऑफ लिमिट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वो क्लासिकल मैकेनिक्स समाहित होनी चाहिए। लार्ज सिस्टम्स के लिए आप सिस्टम को धीरे धीरे बड़ा कीजिए तो क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजल्ट एप्लीकेबल हो जानी चाहिए फिर से। ओके, थिंक ऑफ इट दिस वे कि आवर वर्ल्ड इज़ इनहेरेंटली क्वांटम। हमारा जो ब्रह्मांड, विश्व, जगत जो भी आप कहें, ये मूल रूप से ये क्वांटम तौर पे वर्क करता है। क्लासिकल तौर पे वो वर्क करता हुआ क्यों दिखता है? क्योंकि जब साइज ज़्यादा हो जाता है तो क्वांटम से जो आप आंसर निकालते हैं, रिजल्ट्स निकालते हैं, वो क्लासिकल के आंसर से मैच करते हैं। लेट मी से इट दिस वे। ओके, तो इस चीज़ को बोर ने एक सिद्धांत के तौर पे वो दिया जिसे कहा जाता है बोर्स करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। बोर ने कहा इन द लिमिट ऑफ लार्ज क्वांटम नंबर्स द रिजल्ट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स मस्ट मैच विद दोज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। आपको कोई भी क्वांटम सिस्टम है, जब आप डिस्क्रिप्शन करने जाएंगे तो वहाँ पे क्वांटम नंबर्स आते हैं। बोर मॉडल ओल्ड क्वांटम थ्योरी में, लेकिन वहाँ भी एन हमारा एक क्वांटम नंबर आया जो हमें अलग अलग ऑर्बिट्स के नंबरिंग करने के काम आया। तो बोर मॉडल के ही हाइड्रोजन एटम के मॉडल के ही अंतर्गत अगर हम देखें तो वहाँ पे इसे समझने की कोशिश करें। बाकी सिस्टम्स में भी इसे अप्लाई किया जा सकता है, बट इस सिस्टम में देखें से हमने कैलकुलेट किया पिछले लेक्चर में कि nth बोर ऑर्बिट का रेडियस जो है n स्क्वायर नॉट ओवर जेड, A0 इटसेल्फ इज द बोर रेडियस, लगभग एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का, हाफ एंगस्ट्रॉम होता है पर लेट्स से ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम। ओके, अब आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑर्बिट की बात करें तो उनका रेडियस होगा ओके 4 टाइम्स एंगस्ट्रॉम, 9, 16 एंगस्ट्रॉम के ही ऑर्डर का है। 100 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, 200 एंगस्ट्रॉम, बट स्टिल वेरी स्मॉल। पर आप कल्पना कीजिए आप एक बहुत हाई एन वाले ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, से 10 पावर 4, तो उसका रेडियस 10 पावर 8 टाइम्स एक एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का। तो ये चीज़ स्मॉल है, लेकिन ये इतनी स्मॉल नहीं है, ये तो एवरीडे लाइफ के स्केल के ऑलमोस्ट बिल्कुल नज़दीक है। सेंटीमीटर के ऑर्डर की ऑब्जेक्ट है, हो चुकी है ये 10 पावर 8, और एंगस्ट्रॉम हुआ 10 पावर-10 मीटर, 10 पावर-2 मीटर, इनफैक्ट ये सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर अगर न्यूक्लियस और 1 सेंटीमीटर पे अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, 10 पावर 4 ऑर्बिट होगी वो, तो ये सिस्टम तो क्लासिकल है, बड़ा बिग इनफ। तो इसको क्लासिकल मैकेनिक्स से भी हम डील कर सकते थे। क्लासिकल मैकेनिक्स से हमने डील करने की कोशिश की। वो रदरफोर्ड मॉडल, भाई वो घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर अट्रैक्टिव फोर्स के कारण घूम रहा है, लेकिन तब क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कह रही थी अरे उसे तो एनर्जी रेडिएट करना पड़ेगा और धीरे धीरे स्पाइरल डाउन करके अंदर गिर जाना पड़ेगा। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स का रिजल्ट है बड़े सिस्टम के लिए। अब क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट्स वो जो हमने पिछले उसमें डिराइव किए, तो अब बोर ये कह रहे हैं लार्ज एन के लिए चाहे आप वो रिजल्ट क्वांटम का रिजल्ट भी क्लासिकल के रिजल्ट से मैच करना चाहिए। सो दिस इज द करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। यहाँ पे मैं एक पॉइंट और बताना चाहूँगा, आप कंफ्यूज ना करें। एक और प्रिंसिपल आता है यहाँ पे जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल कहते हैं।
दोनों अलग अलग हैं। कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक। कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल इस बारे में है कि हर चीज़ का वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, पर वो दोनों नेचर्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक साथ एग्जिस्ट नहीं, एक साथ आपको नजर नहीं आएंगे एक्सपेरिमेंट में। अगर किसी एक्सपेरिमेंट में वेव नेचर नजर आ रहा है तो पार्टिकल नेचर नजर नहीं आएगा, और पार्टिकल नेचर नजर आ रहा है तो वेव नेचर नजर नहीं आएगा। ओके, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल, और ये है करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स से करस्पॉन्ड करती है इन द लिमिट ऑफ लार्ज क्वांटम नंबर्स, वेरी रफली। ओके, अच्छा, तो अब इसको आप देखिए हाइड्रोजन एटम में किस तरह से वर्क करता है। जो हमारा रिडबर्ग फार्मूला था कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिडबर्ग फार्मूले से पहले जो हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन निकाला था कि mth से nth ऑर्बिट के बीच जब ट्रांजिशन होता है तो करस्पॉन्डिंग वो फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो हम फिर से उसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इस बार दो नेबरिंग ऑर्बिट्स के लिए, एक ऑर्बिट का नंबर n और दूसरे का n-1। ओके, अपवर्ड डाउनवर्ड कोई भी ट्रांजिशन हो, मैं जनरल उसको प्लस माइनस साइन का मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं रखा है पीछे, बट ये होगा। ओके, तो मैं डाउनवर्ड वाले ट्रांजिशन की बात कर रहा हूँ, वैसे मुझे फोटोन का इमिशन चाहिए, तो एक ऑर्बिट और वो, लेकिन ये ऑर्बिट का नंबर है, ये बहुत लार्ज लेने वाला हूँ मैं आगे जाके। ये थर्ड से सेकंड ऑर्बिट में या 10th से 9th ऑर्बिट में नहीं है, ये पॉसिबली 10,000 में ऑर्बिट से और 9999th ऑर्बिट तक, वो वाले उस केस में बात कर रहा हूँ, लार्ज क्वांटम नंबर में। पर अभी मैं लिमिट नहीं रख रहा हूँ, पहले ही एक्सप्रेशन है वो m और n के टर्म में जो एक्सप्रेशन था उसमें एक की जगह n, दूसरे की जगह n-1 रखा, तो वो एक्सप्रेशन आप सिंप्लीफाई करें तो उसके इस पार्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये फैक्टर इस तरह का बनता है 2n-1 ओवर n स्क्वायर इंटू n-1 होल स्क्वायर। पर अगर n में ले रहा हूँ वेरी लार्ज, n अगर वेरी लार्ज है तो न्यूमरेटर में 2n के मुकाबले 1 का फैक्टर नेग्लिजिबल है। आप माइंड में सोचिए n है 1000, तो ये 2000 के मुकाबले 1 को छोड़ भी दें, ज़्यादा एरर नहीं आएगी। ऐसी डिनोमिनेटर में n-1 स्क्वायर्ड, n इज़ वेरी लार्ज, उसके मुकाबले 1 को नेग्लेक्ट भी कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो व्हेन n इज़ वेरी लार्ज, ये जो फैक्टर है इसका जो बिहेवियर है, इट इज़ मोर और लेस लाइक 2n अपॉन n पावर 4, ओके, विच इज़ 2 अपॉन n क्यूब। तो लार्ज n लिमिट में अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है अपर से लोअर में, तो उस दौरान भी फोटोन निकलेगा। ये है, ये मेरा हाइड्रोजन एटम है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड, ये तो बहुत क्लोज है, लेकिन एक nth ऑर्बिट है वेरी लार्ज से 10,000, और उससे एक आगे वाली 10,000 एकवीं ऑर्बिट, n+1 या n-1 जो भी आप कहें, तो इस दौरान यहाँ से यहाँ भी तो फोटोन जंप कर सकता है। तो वो जो फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी ये है, हमने थोड़ा सी अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करके उसे यहाँ पे कंप्यूट कर दिया। ये कंप्यूटेशन हमने क्वांटम मैकेनिक्स साइड, बोर मॉडल साइड से किया। मैं बार बार हो सकता है क्वांटम मैकेनिक्स बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ का ही पाथ है, ओके, लेकिन आप कहें बोर मॉडल साइड से, बोर मॉडल साइड से हमने कैलकुलेट किया फॉर लार्ज n और उसके नेबरिंग ऑर्बिट के बीच जब फोटोन का वो होता है, रिलीज होता है ट्रांजिशन के कारण, तो उसकी फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन मेरे पास ये रहा। मुझे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, ये है क्वांटम मैकेनिक्स साइड से, बोर मॉडल साइड का आंसर। अब क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक साइड से भी हम इसको निकालना चाहते हैं। क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स सिंपली ये कहती है जिस फ्रीक्वेंसी से वो सर्किल में चक्कर लगा रहा होगा कोई चार्ज पार्टिकल, उसी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन वो इमिट करेगा सिंपली। तो अगर मैं इसी nth ऑर्बिट में, जो कि बहुत बड़ा एक ऑर्बिट है वेरी लार्ज, इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी निकाल सकूं, किस फ्रीक्वेंसी से वो यहाँ घूम रहा है, तो वो मेरी क्लासिकल के हिसाब से उसी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन वो इमिट करेगा। क्लासिकल में कोई जंप वगैरह नहीं हो रही है, पर क्लासिकल थ्योरी भी कहती है हाँ भाई चार्ज पार्टिकल सर्किल में घूमता है तो रेडिएशन इमिट करेगा। वो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी आप इसके यहाँ ऑर्बिट में घूमने की फ्रीक्वेंसी निकालिए, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी, तो रेडिएशन की इमिटेड फ्रीक्वेंसी भी उसी के बराबर होती है। ये क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स का रिजल्ट है। और ये ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी निकालना ज़्यादा टफ नहीं है, ये इनफैक्ट मैंने पीछे वाले उसमें लिखा था, मैं वहाँ पे कोट करना थोड़ा भूल गया था जब मैंने कहा था ये सारे वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हैं, वी आर पी वगैरह, तो v इक्वल टू आर ओमेगा, v और r अगर आपको पता है तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप वहाँ से निकाल सकते हैं। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, अगर nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है जिस भी ऑर्बिट में हो तो ओमेगा होगा v अपॉन r। अब आपने इसे इस फॉर्म में लिख दिया, v को m से मल्टीप्लाई करके p बना दिया, p ओवर दिस, और इन चीज़ों की आपने वैल्यू रिटर्न कर दी। p की वैल्यू आपको पता है, उससे पीछे हमने कंप्यूट कर रखी थी, वो वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की, क्वांटाइजेशन वाले रूल से NH क्रॉस अपॉन R के बराबर है, और अगेन मैंने m को यहाँ म्यू से रिप्लेस कर दिया है। नाउ ऑनवर्ड्स मैं कोशिश करूँगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस सिस्टम में मैं म्यू से ही रिप्रेजेंट करूँ। तो ये अच्छा, तो nth ऑर्बिट के लिए आप n ये आ रहा है, आपके पास r का एक्सप्रेशन है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का ऑर्बिट एक्सप्रेशन हमने निकाल रखा है, उसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए। लेकिन मैंने अगेन यहाँ पे z को रेड करके लिखा है, उसका एक रीज़न है, आप लोग ये ध्यान रखिए। ये वाला जो मैंने z का एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया है, इस z के एक्सप्रेशन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 एब्जॉर्ब्ड है,
ओके जबकि मैं यहाँ से जब ये एक्सप्रेशन यहाँ ऊपर के लिए उठा के लाया था, इसमें से मैं z में से 4πε0 अलग कर चुका था, तो डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं करेंगे। तो उससे पहले मैंने नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले z में से 1/4πε0 के दो फैक्टर्स अलग कर दिए, दो क्योंकि स्क्वायर है, तो करस्पॉन्डिंग फैक्टर ये आया। तो क्लासिकल थ्योरी के बेसिस पे अगर मैं कैलकुलेट करता कि हाँ इलेक्ट्रॉन इस फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी से, और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन है विच इज़ 2π टाइम्स न्यू, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 2π का फैक्टर और डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट में ओवरऑल आप इस एक्सप्रेशन पे अराइव कर सकते हैं वेरी यूजिंग वेरी सिंपल सब्स्टिट्यूशन एंड ऑल दीज थिंग्स। nth ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी है, कितने चक्कर प्रति सेकंड वो लगा रहा है, उसका फॉर्मूला ये है। ये सिंपल क्लासिकल मैकेनिक्स के आइडियाज़ को एम्प्लॉय करके आ रहा है। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ये कहती है हाँ भाई इसी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन भी निकलेगा। अब रेडिएशन निकलने की बात तो दोनों कर रहे हैं, एंड बोर मॉडल भी कर रहा है हाँ भाई, लेकिन वो यहाँ कह रहा है इमिशन ट्रांजिशन के कारण होगा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, लेकिन दोनों ऑर्बिट बहुत नज़दीक होंगे। और ये वाला कह रहा है क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के रिजल्ट के कारण इमिशन होगा। पर वो जो फ्रीक्वेंसीज हैं, जो ये फ्रीक्वेंसी का आंसर दे रहा है और ये फ्रीक्वेंसी का आंसर दे रहा है, आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए। z² μe4 32 दिस 1/n³ एग्जैक्टली सेम आंसर। अगर n छोटा होता तब ये आंसर इससे मैच नहीं करता, बट इन द लिमिट ऑफ लार्ज क्वांटम नंबर्स दिस आंसर ऑफ द बोर मॉडल ऑफ द क्वांटम साइड मैचेस विद द क्लासिकल आंसर। तो आप देख रहे हैं बोर करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल हाइड्रोजन एटम में तो एटलीस्ट वर्क कर रहा है। ओके तो बाकी सिस्टम्स भी आप बाद में क्वांटम मैकेनिक्स में सिंपल सिस्टम्स करते हैं, पोटेंशियल वेल करते हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट और वगैरह वगैरह, तो आप देखते हैं कि द करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल वर्क्स ओवर देयर एज वेल। सो इनिशियल फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में इसे कई बार कहा जाता है कि करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल ने एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम किया। उसने आपको गाइड किया कि लगभग क्वांटम मैकेनिक्स में जाके आपको किस तरह से काम करना चाहिए, कैसे इस सिस्टम का क्वांटम वर्जन फॉर्मुलेट करना चाहिए एंड ऑल दोज थिंग्स। तो इट सर्व्ड एज ए काइंड ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल। ओके तो यहाँ हमने देख लिया है एच एटम में, हाइड्रोजन एटम में बोर मॉडल के जो रिजल्ट निकाले, एटलीस्ट वहाँ पे करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल वर्क करता है। हाँ एक और चीज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये दोनों पिक्चर्स एक और तरह से भी मैच करती हैं। अगर आप लार्ज n ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं, तो आप बोर पिक्चर में भी अगर बात करें, और आप ऐसा सोचिए लगातार वो इलेक्ट्रॉन एक एक जंप करके अंदर आता रह रहा है। एक ऑर्बिट जंप किया n+1 से nth में आया, फिर nth से n-1th में और n-2th में, लगातार इस तरह के कुछ जंप्स वो करता आ रहा है। तो आप बोर पिक्चर में उस चीज़ को कैसे कहेंगे, अच्छा वो यहाँ आया और यहाँ आया और यहाँ आया और यहाँ आएगा, एनर्जी लूज़ कर रहा है बेसिकली हर स्टेप पे। वो कुछ फ्रीक्वेंसी का फोटोन निकला, एनर्जी वो लूज़ कर रहा है, तो धीरे धीरे उसके ऑर्बिट का साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के वर्जन में चार्ज पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है, लेकिन सर्किल में घूमता है तो एनर्जी इमिट करता है, तो उसका रेडियस धीरे धीरे क्या होता है, कम, इट स्पाइरल्स डाउन। अब आप इस पिक्चर और इस पिक्चर को कंपेयर कीजिए, यहाँ भी तो धीरे धीरे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कम हो रही है। यहाँ हम कह रहे हैं वो जंप करते हुए जा रहा है, डिस्क्रीट जंप्स करते हुए जा रहा है स्टेट्स के बीच, और यहाँ हम कह रहे हैं वो ऑर्बिट का रेडियस, आप ऐसे सोच सकते हैं जब ये इस छोटे से इस सेगमेंट में घूम रहा था, ये एक बड़े सर्किल के हिस्से में घूम रहा था, लेकिन उस दौरान उसने कुछ एनर्जी इमिट की, तो अब उसका जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका रेडियस थोड़ा कम हो गया, थोड़े छोटे रेडियस के सर्किल में, और फिर थोड़े छोटे। तो अगेन ये दोनों पिक्चर्स उस सेंस में मैच करती हैं। अगर आप पाथ की ही बात करना चाहें, इलेक्ट्रॉन के पाथ की, तो वो भी लार्ज क्वांटम नंबर की लिमिट में एनर्जी के फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन तो हमने देख लिया, बट ये पाथ भी जो है उस सेंस में, ये भी उस सेंस में मैच करता है। तो अगेन इसे भी आप करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल का एक रूप समझ सकते हैं, पाथ्स मैच। सो दिस मच फॉर द करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। और अब मैं एक और टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ, फाइनाइट न्यूक्लियर मास या कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास या रिडक्शन ऑफ 2 बॉडी प्रॉब्लम इनटू 1 बॉडी प्रॉब्लम जिन्हें हम कहते हैं। बेसिकली वैसे यहाँ पे मुझे ये डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं थी इतनी डिटेल में, ये क्लासिकल मैकेनिक्स का आइडिया है, तो ये होपफुली पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, पर हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने इसको इतना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो जस्ट मैंने इसे यहाँ पे वो किया है यहाँ पे, लेकिन मैं इसे डिस्कस क्यों कर रहा हूँ। हमने बोर मॉडल की शॉर्टकमिंग में भी एक बात कही, हमने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, बट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर नहीं घूमता है। ओके आप सन अर्थ सिस्टम पे आए, अर्थ में हम कहते हैं अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है। ऐसा हम क्यों बोलते हैं अर्थ घूम रही है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला तो m1 m2 r सिमेट्रिक होता है दोनों मासेस के बीच, तो फिर अर्थ ही सन के चारों ओर क्यों घूम रही है। आप इसे इस तरह सोचिए, अगर दो बराबर मास के ऑब्जेक्ट्स हों, हेवनली ऑब्जेक्ट्स, तो अगर वो ग्रेविटेशन के कारण सर्किल करना शुरू करते हैं, तो कौन चक्कर लगाएगा, फर्स्ट वाला सेकंड वाले का कि सेकंड वाला फर्स्ट वाले का। अगर दोनों के मास बराबर है, तो वहाँ
से शायद ये आंसर आपको निकलना चाहिए। एक्चुअली इस केस में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के चक्कर नहीं लगा रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट्स अपने म्यूचुअल सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूमते हैं। लेट मी अगेन रिपीट, चाहे हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस सिस्टम है, चाहे मून अर्थ सिस्टम, चाहे सन अर्थ सिस्टम, जहाँ पे हम कहते हैं ना ये इसके अराउंड घूम रहा है, एक्चुअल सिचुएशन नहीं वो नहीं होती है। एक्चुअली दोनों जो मासेज हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अपने म्यूचुअल सेंटर ऑफ मास के अराउंड रोटेट वो करते हैं, ठीक है, सर्कल में घूमते हैं। से ये सिचुएशन है। अब मैं अपनी सिचुएशन पे चलता हूँ। हमारा न्यूक्लियस जो है माना उसका मास m1, न्यूक्लियस का चार्ज प्लस Ze। इलेक्ट्रॉन ये है जिसका मास m2 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और उसका चार्ज -E। अभी तक हम केवल ये सोच रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, पर एक्चुअल सिचुएशन ये नहीं है। इस सिस्टम का कहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा, ये पॉइंट को मैंने सेंटर ऑफ मास डिनोट किया है। इलेक्ट्रॉन भी सेंटर ऑफ मास इस डिस्टेंस को रेडियस मानते हुए सेंटर ऑफ मास के चारों ओर घूम रहा है, और न्यूक्लियस भी इस डिस्टेंस को, छोटी सी डिस्टेंस को रेडियस मानते हुए चारों ओर घूम रहा है। तो दोनों जो उनका म्यूचुअल सेंटर ऑफ मास है उसके अराउंड घूम रहे हैं। लेकिन इस घूमते हुए एक चीज़ ये मेंटेन करके रखते हैं, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अनअफेक्टेड रहती है, सेंटर ऑफ मास सिस्टम का हमेशा वहीं पे रहेगा। तो इसके कारण क्या होता है, इनिशियली आप सोचिए इलेक्ट्रॉन ये रहा और न्यूक्लियस ये रहा, थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन ये मूव करके सर्कल में घूमते हुए, इस रेडियस के सर्कल में घूमते हुए यहाँ पहुँच गया, ये इस पॉइंट पे। तो उसी टाइम पे न्यूक्लियस रोटेट करते हुए इस तरह से आया होगा ताकि अभी भी अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूँ, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को, तो वो सेंटर ऑफ मास से ही पास होके जाए। बेसिकली आप इसे इस तरह का समझ सकते हैं, दो दोस्त हैं, दोनों ने ऐसे हाथ ज्वाइन करके आप ग्राउंड पे घूमने का खेल करते हैं ना, लेकिन एक के हाथ छोटे हैं और एक के हाथ लंबे हैं, तो स्टिल उसके बावजूद जहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट पॉइंट है, दोनों के हाथ ज्वाइन हो रहे हैं, वो पॉइंट वहीं पे रहेगा। इसका असर क्या होता है, इसको आप इस तरह समझिए, ये जो इलेक्ट्रॉन चला है ये ज़्यादा डिस्टेंस चला है, आप इस फिगर में भी देख लीजिए, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के मुकाबले ज़्यादा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, ओके। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी की अगर बात करें, एंगुलर वेलोसिटी होता है नॉर्मल वेलोसिटी जो हम कहते हैं, लीनियर वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये डिस्टेंस ज़्यादा है ये कम है, बराबर टाइम में ये यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा, और उतने टाइम में ज़्यादा पहुँच गया, तो वेलोसिटी का तो अंतर है। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी कितने समय में कितना एंगल कवर किया, जितना ये एंगल है उतना ये एंगल है, एंगुलर वेलोसिटी दोनों के लिए बराबर है। इनफैक्ट अगेन दिस थिंग इज एट वर्क, ओमेगा दोनों के लिए सेम है, पूरे मोशन के लिए एक ही है, लेकिन एक की डिस्टेंस r1 है, इस पॉइंट से एक की डिस्टेंस को मैंने r1 कहा है इधर वाले को, और इसको कहा है r2। तो अगर r1 कम है तो v1 भी कम होगा, और r2 ज़्यादा है तो करस्पॉन्डिंग v2 भी क्या होगा, ज़्यादा, ओके। तो ये सिचुएशन है, एक्चुअल सिचुएशन ये है, दोनों अपने म्यूचुअल सेंटर ऑफ मास के ओर अराउंड घूम रहे हैं। तो अब मैंने यहाँ पे उसको डिस्टेंसेस को इस तरह से डिस्क्राइब किया है, सेंटर ऑफ मास से माना m1 की डिस्टेंस r1, सेंटर ऑफ मास से दूसरे वाले m2 की डिस्टेंस माना r2, और जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है r1 + r2, उसको मैं r लिखता हूँ क्योंकि लास्ट में इंपॉर्टेंट यही है। अगर आप उस सिस्टम पे लौटे फिर से, ये है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस। ये डिस्टेंस इंपॉर्टेंट क्यों है मैं अभी बताता हूँ, लेकिन दिस इज द टोटल डिस्टेंस r, ओके। तो मैथमेटिकली r बराबर कितना है, r1 + r2। ऑल्सो टोटल मास ऑफ द सिस्टम को मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट करूंगा, m1 + m2। अच्छा, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन इस मैथमेटिकल इक्वेशन में कंटेन्ड है, m1 r1 = m2 r2। जो वाला मास हल्का होगा, लाइटर होगा, लेसर होगा, उसकी सेंटर ऑफ मास से दूरी ज़्यादा होगी, और हैवियर वाले, या रिवर्स में बोले सेंटर ऑफ मास हैवियर बॉडी के ज़्यादा करीब होगा, तो उसकी बैलेंसिंग इक्वेशन ये होती है, सेंटर ऑफ मास की डिफाइनिंग इक्वेशन है। तो अब इसके साथ आप ये वाली इक्वेशन भी यूज़ कीजिए जो मैंने कहा था, r = r1 + r2। आप r1 और r2 को दो वेरिएबल्स मानते हुए इन इक्वेशंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको ये दो रिजल्ट मिलते हैं। इनको मैं बार बार यूज़ करूंगा, इसलिए मैंने इन्हें साइड में यहाँ निकाल दिया है, r1 बराबर इतना m2 r/M और r2 बराबर m1 r/M, ओके। अब बेसिकली क्यों मैं करना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, आइडिया ये है, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन को देखें, इस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, पोटेंशियल एनर्जी को इससे मतलब नहीं है सेंटर ऑफ मास है या नहीं है या कहाँ पे है या कुछ, पोटेंशियल एनर्जी केवल डिपेंड कर रही है भाई पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस कितनी है, -Ze², अगेन -Ze², आप ध्यान करें ये 1/4πε0 + Ze Q1 Q2/r, लेकिन r आ रहा है इसमें, ये टोटल डिस्टेंस आ रही है r, तो ये एक्सप्रेशन r के टर्म में है, टोटल डिस्टेंस जिसे हम रिलेटिव डिस्टेंस कहते हैं, न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, वो रिलेटिव डिस्टेंस। तो अब मैं ये जो मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, एक्चुअली मेरे पास जितने भी एक्सप्रेशंस होंगे बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ के, से काइनेटिक एनर्जी का, एंगुलर मोमेंटम का, और मैं फोर्स का भी, और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इन तीन को शो करूँगा, मैं इनको ज़बरदस्ती केवल r के टर्म में लिखने की कोशिश करूँगा।
इनके इनिशियल एक्सप्रेशन मेरे पास R1 और R2 के टर्म में होंगे। मैं R1 और R2 को इन इक्वेशंस की मदद से एलिमिनेट करके एक्सप्रेशन को केवल R के टर्म में, रिलेटिव डिस्टेंस के टर्म में लिखूंगा, एंड देन वी विल सी क्यों हम ऐसा क्यों किया, उसका एडवांटेज क्या है। काइनेटिक एनर्जी अगर आप इस सिस्टम की सोचें, आप इस तरह सोचें, ये तो दोनों मोशन कर रहे हैं, तो इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m1v1 प्लस हाफ m2v2, दोनों की काइनेटिक एनर्जी का सम, दोनों की वेलोसिटी है। अब इस यहाँ से आगे बढ़ने के लिए ये मैं चीज़ हमेशा इस्तेमाल करूँगा, यही वाली चीज़ कि पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी होगी वो उसका रेडियस वेक्टर की लेंथ इनटू उसकी सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा पूरे सिस्टम के लिए एक ही है, ओमेगा एक कांस्टेंट है, लेकिन आर की वैल्यू जिसके लिए r1 उसकी वेलोसिटी v1 और जिसकी डिस्टेंस r2 उसकी वेलोसिटी v2। तो v1 और v2 के एक्सप्रेशन मैंने r1 ओमेगा और r2 ओमेगा के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये एक्सप्रेशन ये बन गया। इनफैक्ट ये एक्सप्रेशन मैं चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकता था, आपको भी आना चाहिए वैसे। हाफ आप कॉमन लें, ओमेगा स्क्वायर कॉमन, m1r1 प्लस m2r2। ये सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर यहाँ से हमारी एक्सिस पास हो रही है तो एक मास m1 r1 दूरी पे है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1r1 दूसरे का m2r2, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का रोटेशनल केस में एक्सप्रेशन ये भी तो होता है हमारे पास, हाफ आइटा टोटल ओमेगा स्क्वायर। आइटा टोटल मतलब आइटा नहीं, आई टोटल, आई मतलब सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये बट एनीवे आप यहाँ पहुँचे। अब इसके बाद जो मैंने जिस काम के लिए r1 और r2 कैलकुलेट किए थे उनको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ। देन आई मसाज डाउन दी एक्सप्रेशन। आप इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर लिया मैंने। फाइनली आप देखेंगे इसमें यहाँ एक m1 प्लस m2 का टर्म भी बना जो फिर कैपिटल M होता है, तो एक m की पावर कैंसिल हो गई, लेकिन फाइनली आपको ये एक्सप्रेशन मिला, हाफ m1 m2 ओवर कैपिटल M विच इज m1 प्लस m2 टाइम्स r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब ये फैक्टर हम आगे की कैलकुलेशंस में देखेंगे, ये मुझे बार बार मिलेगा, तो मैं इस फैक्टर को थोड़ी देर के लिए म्यू लिख देता हूँ। इसका मैं सिग्निफिकेंस आगे डिस्कस करता हूँ, पर मास ऊपर की डायमेंशन मास स्क्वायर की है, नीचे केवल एक मास, तो ओवरऑल ये जो टर्म है डायमेंशन के हिसाब से ये मास टाइप की क्वांटिटी है, तो हम इसे एक तरह का मास ही कहेंगे। इनफैक्ट यही सिस्टम का रिड्यूस्ड मास है, पर अभी आप ये समझिए मैंने इसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, हाफ म्यू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो मेरा जो टास्क था, मैं करना क्या चाह रहा था, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करना चाह रहा था केवल r के टर्म में, r1 r2। यहाँ जब मैंने स्टार्ट किया तो r1 r2 आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे जाते आते हाफ, हाँ एक चीज़ मैंने नई डिफाइन की है, लेकिन वो नई बेसिकली m1 m2 से ही डिफाइन हुई है, ऐसी नई भी नहीं है। m1 m2 से कुछ टर्म बनाया और r स्क्वायर और ओमेगा तो इस सिस्टम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ही ऑफ रोटेशन, तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम अगर आप ये इस पिक्चर में देखें तो केवल एक ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर रही है, दोनों म्यूचुअल सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो एंगुलर मोमेंटम इसका भी है और इसका भी है, तो सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम इसका और इसका मिला के हम बोर मॉडल में एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन करते हैं, लेकिन पहले सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम तो पता लगे, तो वो टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम का जनरल फॉर्मूला mvr होता है, तो यहाँ पे m1v1r प्लस m2v2r, दोनों एंगुलर मोमेंटम सिंपली ऐड हो गए हैं क्योंकि दोनों रोटेशंस एक ही प्लेन में हैं और एक ही डायरेक्शन में। ओके, वो अदरवाइज आपके लिए कॉम्प्लिकेशन होता, बट दिस इज वेरी सिंपल केस। तो ये हो गया। अगेन v को इस वाली ट्रिक से v1 को r1 ओमेगा और v2 को r2 ओमेगा लिखें तो ये बन जाता है। और अगेन मैं यहाँ पे रिमाइंड कराऊंगा, ये एक्सप्रेशन भी मैं सीधे लिख सकता था, ओमेगा आप कॉमन लें तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, वो सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा। जैसे लीनियर मोमेंटम p होता है m इंटू v, एंगुलर मोमेंटम मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। आई कुड हैव रिटन इट डायरेक्टली एज वेल, बट इधर वे अगेन आप इस एक्सप्रेशन में देखें, आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कीजिए, यहाँ पे मैंने ये पार्ट बिल्कुल छोड़ रखा है, लेकिन आप आराम से r1 और r2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आप आराम से इस एक्सप्रेशन पे पहुंचेंगे। आपको फिर से ये वाला फैक्टर मिलेगा यहाँ m1 m2 अपॉन कैपिटल M, उसको हम म्यू घोषित कर चुके हैं, उसका नाम हम म्यू रख चुके हैं, म्यू r स्क्वायर ओमेगा। ओके, तो आप देख रहे हैं म्यू बार बार आ रहा है, म्यू कुछ रिपीट सा हो रहा है। ओके, एक और चीज़ मैं कैलकुलेट करता हूँ लास्ट में, इस समय ये ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम क्यों रही है बोर मॉडल में या बाकी जगह, हमने बोला अच्छा वो लगता है जो कूलाम फोर्स है उसके कारण ये सर्कल में घूमता है। तो अब पहले सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कंप्यूट कर लेते हैं। टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई सेंस नहीं है इस समय, सेंट्रीपिटल फोर्स इस पे अलग लग रहा है, इस पे अलग लग रहा है, लेकिन उनकी अलग अलग वैल्यू कंप्यूट करें। इस पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स m1 v1 स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r होता है, और इस पे लगने वाला m2 v2 स्क्वायर अपॉन r2। इसको आप अगेन v1 को r1 ओमेगा और v2 को r2 ओमेगा रखें, तो ये वैसे भी सेंट्रीपिटल का आपको वो पता है फॉर्मूला, m ओमेगा स्क्वायर r होता ही है, तो m1 r1 ओमेगा तो दोनों जगह सेम है, ओमेगा पूरे सिस्टम का एक ही है, तो ये हो गया। अगेन ये वाली इक्वेशन को यूज़ करने की जरूरत भी नहीं है इस समय, तो सीधे आप ओमेगा स्क्वायर यहाँ भी अलग कर दो, यहाँ भी अलग कर दो,
इस सिस्टम पे लगने वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो है m1 टाइम्स r1 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, इस पे लगने वाला m2 टाइम्स r2 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। बट ये इक्वेशन देखिए जो सेंटर ऑफ मास के कारण हमें मिली थी, m1 r1 तो m2 r2 के बराबर है, तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को आप कंपेयर कीजिए, ओमेगा स्क्वायर सेम m1 r1, सेंट्रीपिटल फोर्स जो दोनों पे लग रहा है वो बराबर है, ठीक है। इस फिगर में देखें, ये माना सर्कल में घूम रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है सेंटर की ओर, सेंटर ये है, दोनों इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए सर्कल में घूम रहे हैं, तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर को लग रहा होगा, इस पे लग रहा होगा इधर को। पर अब सवाल ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ कहाँ से रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अपने आप में फोर्स नहीं होता है, सिस्टम का जो फोर्स सर्कल में घुमाने का काम करता है उस समय उसका नाम हम सेंट्रीपिटल फोर्स रख देते हैं, ऐसे कहना चाहिए, और उसका मैग्नीट्यूड इतने के बराबर होना चाहिए, ये बोलना चाहिए। उस समय का वेलोसिटी और रेडियस का रिलेशन जो आपको एम वी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू दे वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए, बस ये है। सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई फोर्स नहीं है। तो यहाँ पे ये फोर्स के केस में ये हो रहा है, अच्छा ये दोनों पार्टिकल सर्कल में घूम रहे हैं अलग अलग रेडियस के, अलग अलग लीनियर वेलोसिटी से, एक ही एंगुलर वेलोसिटी से, लेकिन दोनों पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू सेम है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली कौन सा फोर्स है, कौन सा फोर्स इस समय सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह इसके लिए एक्ट कर रहा है और कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह इसके लिए एक्ट कर रहा है? अरे वो जो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है वो है कूलाम्बिक फोर्स। कूलाम फोर्स जब हमने पहले भी कहा था, लेकिन कूलाम फोर्स केवल इलेक्ट्रॉन पे थोड़ी लग रहा है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे कूलाम फोर्स लगाएगा, कौन सी डायरेक्शन में? इसी एरो के अलोंग तो लगाएगा। तो ये जो फोर्स है, न्यूक्लियस ने जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाया वो इलेक्ट्रॉन को सर्कल में घुमाने का काम कर रहा है, और लेकिन इलेक्ट्रॉन भी तो न्यूक्लियस पे फोर्स लगाता है, Q1 Q2 दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, तो न्यूक्लियस पे लगने वाला फोर्स और उसकी डायरेक्शन कहाँ है? इस ओर को, वो इसके सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। तो और जो कूलाम्बिक फोर्स होता है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला बराबर होता है, ये इस पे जितना फोर्स लगा रहा है वो इस पे लगा रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स भी दोनों क्या है? बराबर, होने भी चाहिए थे, वो दोनों बराबर। तो बेसिकली यहां से आपको एक ही इक्वेशन मिल रही है, किसी एक पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स उस पे लगने वाले कूलाम्बिक फोर्स के बराबर है। तो और इस इन ईदर ऑफ दीज फोर्सेस को मैं इन इक्वेशंस की मदद से इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, ऐड नहीं करेंगे इस समय, ये फोर्सेस किसी भी एक को सब्स्टिट्यूशन करो, ये इस फॉर्म में आ जाएगा m1 में इंटू अपॉन m r ओमेगा स्क्वायर। और ये फैक्टर फिर से आप देखिए, जिस चीज़ को हमने म्यू घोषित किया था ये फिर से वही है, म्यू r ओमेगा स्क्वायर। तो आइडिया ये है, यहाँ तो मैंने कुछ ही क्वांटिटीज़ के लिए किया है, आप और के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ इस सिस्टम में हैं उनको आप r1 r2 के टर्म में लिख सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो केवल सेपरेशन पे डिपेंड करती है, तो हम बाकी चीज़ों को भी सेपरेशन के टर्म में ही एक्सप्रेस करें। तो होता क्या है, एक्सप्रेशन आर के टर्म में आ तो गए, लेकिन वहाँ मास की जगह क्या आ रहा है? म्यू। अगर आप इस चीज़ को देखो, ये किस चीज़ की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगता है, जरा इसे देखें, हाफ म्यू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अगर एक सेंटर हो, अब इसे इस सेंटर से कंपेयर मत कीजिए, बस एक सेंटर है, उस सेंटर के अबाउट एक ऑब्जेक्ट सर्किल में घूम रही है, डिस्टेंस है आर और ऑब्जेक्ट का मास है म्यू, और रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा ही है, एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा है। तो जरा इस सिस्टम का अगर आपको काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कोई पूछे तो आप कितना बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी का सीधे रोटेशनल वाला एक्सप्रेशन आप यूज़ कीजिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इस सिस्टम का आई कितना होगा? एक सिंगल मास म्यू है और कितने डिस्टेंस पे? आर पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू म्यू टाइम्स आर स्क्वायर, तो हाफ म्यू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ म्यू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये टू बॉडी सिस्टम, ये सिस्टम एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा सिस्टम है, लेकिन मैथमेटिक्स ये कह रही है एटलीस्ट इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऐसा लगता है जैसे एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो जिसका मास है म्यू और वो आर रेडियस के सर्कल में क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, आर वो रिलेटिव वाली डिस्टेंस। ऐसे ही आप एंगुलर मोमेंटम, इसी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम भी कंप्यूट करो, इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम एग्जैक्टली इतना बनेगा, म्यू आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा आई इंटू ओमेगा ही तो होता है एंगुलर मोमेंटम। ओके, ये पिक्चर इसके लिए भी सेटिस्फाई हो रही है। सिमिलरली आप और चीज़ों के लिए भी, बाकियों के लिए कर रहा हूँ दिस। तो यही आइडिया है बेसिकली रिड्यूस्ड मास का। आप ये जो सिस्टम है टू बॉडी प्रॉब्लम जिसमें दो पार्टिकल्स हैं और म्यूचुअल सेंटर ऑफ मास के अराउंड घूम रहे हैं, आप इस प्रॉब्लम को मैथमेटिकली इसको इस प्रॉब्लम में रिड्यूस कर सकते हैं जिसमें सेंटर पे कुछ नहीं है, ये सेंटर तो केवल वो पॉइंट है जिसके अराउंड पार्टिकल घूम रहा है, ये एक्चुअल पार्टिकल नहीं है, एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है जिसका मास कितना है? म्यू।
तो इसी चीज़ को हम कहते हैं, लेकिन मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन जो यहाँ से मिलेगा वही यहाँ से मिलेगा, इसीलिए इस चीज़ को कहा जाता है रिडक्शन ऑफ टू बॉडी प्रॉब्लम इनटू वन बॉडी प्रॉब्लम। आपको ये बात करने की जरूरत नहीं है एक सेंटर ऑफ मास से R1 दूर है, एक सेंटर ऑफ मास से R2 दूर है, एक का मास M1 है M2, कुछ नहीं। आप सिंपली बोलिए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तो पहले से ही केवल R डिपेंडेंट थी, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला केवल R डिपेंडेंट ये है, एंगुलर मोमेंटम का ये है, फोर्स का ये है। आपको इमेजिन क्या करना है, एक सिंगल मास है लेकिन उस मास की वैल्यू कितनी है, म्यू, M1 नहीं, M2 नहीं, कैपिटल M नहीं, म्यू मास है और किस डिस्टेंस पे है, दिस, ओके। तो यही कंसेप्ट है रिड्यूस मास का। तो ये जो म्यू क्वांटिटी है डायमेंशनली जो मास की डायमेंशन वाली होती है, इसी को हम कहते हैं रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम, ओके। और म्यू का एक्सप्रेशन ये था जिस चीज़ को हम म्यू बार बार लिख रहे थे, M1 M2 ओवर कैपिटल M। इस इक्वेशन को आप इन्वर्स के फॉर्म में लिखें तो ज़्यादा इजी याद रखने के लिए बनता है, 1/μ इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2, रिड्यूस्ड मास ऑफ सिस्टम गोज लाइक दिस। ये एक्सप्रेशन कुछ वैसा ही है जैसा पैरेलल्स में रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, और वहाँ से एक रिजल्ट आपको पता होगा, जब पैरेलल में R1 और R2 दो रेजिस्टेंस लगे हों तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो R1 और R2 में जिससे जो कम वैल्यू वाला होता है उससे भी कम बनता है। पैरेलल में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस सबसे लोएस्ट वाले रेजिस्टेंस से भी कम बनता है। ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, आपके M1 और M2 दो मासेज हैं, तो उस सिस्टम का जो रिड्यूस्ड मास आपका कैलकुलेट करके आप निकालेंगे तो उनमें से जो कम वाला मास है ये उससे भी कम बनेगा, ओके। सो दिस इज व्हाट हैपेंस ओवर हियर, ओके। दिस वीडियो सीम्स टू हैव स्टॉप्ड ओवर हियर, लेकिन लेट मी जस्ट कंटिन्यू विद द ऑडियो, बाकी आपको ये मिल जाएगा तो इससे आप देख लेना। अब हाइड्रोजन एटम के लिए अगर आप देखें, ओके, हाइड्रोजन एटम में एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक मास है मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो हाइड्रोजन एटम को अगर आप टू बॉडी प्रॉब्लम से वन बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस करें तो तब उसके लिए म्यू की वैल्यू आप कंप्यूट करें तो उसके इस एक्सप्रेशन को मैं फाइनली इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। आपको वीडियो के शुरू वाले पार्ट में आपसे देख लेना आप, या स्कैन्स जो मैं आपको भेजूंगा वहाँ से, me/1 + me/mn। नीचे डिनोमिनेटर में एक फैक्टर आ रहा है me/mn, me/mn मतलब मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द न्यूक्लियस। अगर आप सिंपलेस्ट हाइड्रोजन एटम भी लें, उसके न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन का मास खुद इलेक्ट्रॉन के मास का लगभग 1860 या कुछ ऐसा गुना होता है, रफली मैं 2000 मान लूँ। तो ये फैक्टर कुछ ऐसा बन रहा है 1/2000 टाइप का, वेरी स्मॉल नंबर। अगर आप इस नंबर को नेग्लेक्ट करने को तैयार हैं तो रिड्यूस्ड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम एक्चुअली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर ही बन रहा है। जब हमने ओरिजिनल बोर मॉडल की कैलकुलेशन की, हमने मास के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही रखा, उससे हमारे रिजल्ट मिले, और फिर हमने कहा वो जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है उससे बहुत अच्छे मैच भी करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा और अच्छे रिजल्ट चाह रहे हैं तो आप ये 1/2000 के फैक्टर को नेग्लेक्ट मत कीजिए, इसकी वैल्यू रखिए और आपको रिड्यूस्ड मास मिलेगा। आप वो जो पुराने फॉर्मूले हैं इस्तेमाल उन्हें ही कीजिए, बट वहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह म्यू, रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम को रखे कीजिए। इनफैक्ट इसीलिए मैंने पिछले लेक्चर में सिंबल जो है मास के लिए इन जनरल म्यू ही रख दिया था, ओके। तो रिड्यूस्ड मास, आप हीलियम एटम पे जाएं, हाइड्रोजन के बजाय मैंने कहा है बोर मॉडल जो हमने डेवलप किया है पीछे, उसे सिंगनी आयनाइज्ड हीलियम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप हीलियम पे जाएंगे, हीलियम का न्यूक्लियस तो और भी हैवी होता है, वहाँ 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन बैठे हुए हैं, तो उसका मास तो अपने आप, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास लगभग इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना तो खुद ही है, तो 4 का लगभग 8000 गुना हो जाएगा। तो जो फैक्टर यहाँ डिनोमिनेटर में आ रहा है वो लगभग 1/8000, और भी स्मॉल नंबर है। तो ये करेक्शन टर्म है, लेकिन ये करेक्शन टर्म इतना छोटा है, और अगर आप हैवियर न्यूक्लियस की तरफ जाएंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, लेकिन जिनका न्यूक्लियस ग्रेजुअली हैवी हो रहा है, तो उनमें आप पाएंगे कि ये नंबर और भी, इसके इंपॉर्टेंस धीरे धीरे खत्म हो रही है। पर ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स जो हमारी हैं वो अब इतनी प्रिसाइज हैं कि इसके कारण, क्योंकि अगर आपका म्यू मास चेंज हुआ तो हमारे सारे फॉर्मूले जितने हैं एनर्जी का या फ्रीक्वेंसी का, उनमें मास आता है, तो फ्रीक्वेंसी पे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। आज हमारे एक्सपेरिमेंट्स इतने बढ़िया हैं, इतने अच्छे मेजरमेंट्स हम कर सकते हैं कि ये जो छोटा असर जो होता है, ये असर किस कारण हो रहा है, मोशन ऑफ न्यूक्लियस या मोशन ऑफ प्रोटॉन या फाइनाइट न्यूक्लियर मास के कारण, इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये करेक्शन हम बोर मॉडल थ्योरी में हमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, और तब जो थ्योरेटिकल रिजल्ट मिल रहा है उसको लैब के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच करना चाहिए। और ये पाया गया है अगर ऐसा करें तो हमारा एग्रीमेंट जो है थ्योरी और एक्सपेरिमेंट के बीच का, वो और भी अच्छा हो जाता है, ओके। और इस मेथड को जहाँ यूज़ किया जाता है, आप आइसोटोप्स के आइडेंटिफिकेशन में इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास हाइड्रोजन ही अलग अलग टाइप का है, 1H1 और 1H2, इलेक्ट्रॉन तो दोनों में एक ही है, पर न्यूक्लियस के अंदर एक में 2000 टाइम्स मास और एक में 4000 टाइम्स मास है वहाँ पे, तो उसके कारण ये फैक्टर पे फ़र्क पड़ेगा। तो
तो जो रिड्यूस्ड मास है थोड़ा सी डिफरेंट होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सी, पर वो थोड़ा सी भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स आज की डेट में उसके असर को पकड़ सकते हैं। तो आइसोटोप्स में अंतर करने के लिए इस मेथड को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। जो न्यूक्लियर मास के कारण जो स्पेक्ट्रा पे फर्क पड़ता है, वेरी माइन्यूट इफेक्ट, बट दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड विद इन दी बोर मॉडल। हाँ, और जो हमने ओरिजिनल बोर मॉडल किया था उसको आप कैसे समझ सकते हैं? ओरिजिनल बोर मॉडल को आप ये समझिए, वो हम इस लिमिट में वर्क कर रहे हैं जब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के मास का रेशियो इनफैक्ट जीरो है। हम न्यूक्लियस को इन्फाइनाइटली हैवी अगर माने तो Me/Mn टेंड्स टू जीरो, तो अगर Me/Mn का फैक्टर जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है वो अगर जीरो के बराबर हो जाए तो रिड्यूस्ड मास सिंपली इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर ही होगा। हमने उसी को लेके तो बोर मॉडल पूरा कैलकुलेट किया था कि हमारा मास सिंपली किसका है? इलेक्ट्रॉन का मास। तो जो हमने ओरिजिनल बोर मॉडल की कैलकुलेशन की है उसको आप समझ सकते हैं इन्फाइनाइटली हैवी न्यूक्लियस के लिए हमने उसे कैलकुलेट किया है। लेकिन एक्चुअली न्यूक्लियस हैवी तो होता है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले, लेकिन इन्फाइनाइटली हैवी नहीं होता है, 2000 गुना हैवी होता है। तो आप उस हद तक भी करेक्शन करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप ये करेक्शन कर सकते हैं। सो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर। थैंक यू एवरीबॉडी।